आदाब नादरीन, मैं मोहम्मद आपका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ पर। नादरीन, आइए देखते हैं आज की ये खबर शहर हैदराबाद से। आज हम आए हैं हनीफ अली साहब, सीनियर बीजेपी लीडर, मेंबर ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपसे कुछ सवाल हम करेंगे वक्फ बोर्ड से रिलेटेड। साहब, ये मुद्दा ये था कि कोविड-19 से जो डेड बॉडीज़ हो रहे हैं कब्रिस्तान में, वक्फ बोर्ड के जगह नहीं मिल रही उन लोगों को तदफीन करने के लिए। इधर से वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब बोलते हैं कि हम कर दिए, मगर एक लास्ट टाइम मुस्लिम डेड बॉडी को शमशान घाट में तदफीन करना पड़ा। इसके वजूहत कैसा है, थोड़ा आप बयान दीजिए। देखिए, आप सबसे पहले चीज़ तो ये है कि हम कोई भी चीज़, चाहे वो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब हो या कोई भी हो, जो चीज़ बोलते हैं उस पर अमल करना हर क़ब्रिस्तान की जो कमेटी है या मुतवल्ली है उसका फ़र्ज़ है। लेकिन चेयरमैन साहब सलीम साहब कई बार ये दोहरा चुके हैं। चुनांचे जब आप जो ज़िक्र किए अभी, एक मुस्लिम डेड बॉडी, उनको मुस्लिम क़ब्रिस्तान में जगह नहीं मिलने की वजह से कोई हिंदू हजरात ने वो शमशान में अपने यानी मुस्लिम डेड बॉडी को तदफीन होने के लिए इजाज़त दी। तो यहाँ पर एक सवालिया निशान लग चुका है। बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम क़ब्रिस्तानों की कमी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम क़ब्रिस्तानों में जगह बाकी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जिस तरीक़े से कई क़ब्रिस्तानों में ये देखने में आ रहा है कि एक बड़ा अमाउंट वो लोग क्लेम कर रहे हैं, कहीं पे मुतवल्ली है या कहीं पर मैनेजिंग कमेटी से। तो जब ये वाक़या पेश आया था तो उस वक्त मैं पर्सनल चेयरमैन साहब से भी मिला। उस वक्त जो CEO थे, शायद हमीद साहब कोई CEO थे, उस वक्त उनसे भी मुलाकात हुई और मैं ये इशू रेस करा। आज जैसा कि अब आप मेरे से इंटरव्यू लेने को आ गए, मैं इंटरव्यू में आपको बहुत बड़ी बातें या बहुत बड़े वादे, बहुत बड़े दिलासे दे सकता हूँ, लेकिन वो दिलासे वादे वो मुकम्मिल हो नहीं सकते। वो इसीलिए मुकम्मिल नहीं हो सकते जब तक कि आप पेपर वर्क उसमें ना हो। और उसी ज़िमन में मैं चेयरमैन साहब को और CEO साहब को ये बताया था, और उसी वक्त CEO जो है कोई भी मैं ये समझाया था कि ये सिर्फ हम मीडिया में बोलने से या ज़बानी बोलने से अमल होने वाला नहीं है। इसके लिए कोई ऑर्डिनेंस आपको निकालना पड़ेगा और इसके लिए तमाम तेलंगाना स्टेट के जितने क़ब्रिस्तान हैं वहाँ पर एक लिटरेचर यानी डायरेक्शन देना होगा। वो डायरेक्शन में ये लिखना होगा कि जो भी मैनेजिंग कमेटी या मुतवल्ली किसी को तदफीन की इजाज़त नहीं देती है तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई के साथ साथ उनको सस्पेंड किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा। सब जैसे कि तो और मैं और कुछ और एक चीज़ आप क्योंकि मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है, तो ये सब ये लेटर इशू होना चाहिए। सिर्फ ये लेटर से भी काम नहीं चलेगा। ये लेटर इशू होने के बाद आप एक यानी हर क़ब्रिस्तान पे एक तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से एक बोर्ड लगना चाहिए। उसमें लगने की बात है, और उसमें शराइत यानी तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए कितने पैसे लेने चाहिए, जो ख़बर खो दी जाती है उसमें कितने पैसे मुकर्रर किए जाने चाहिए, जो ख़बर खोते हैं उनको भी बुलाकर मैक्सिमम कितने पैसे है वो भी उसमें लिखना है। और उसके अलावा आप क़ब्रिस्तान में समझो अखराजात आते हैं, ये नहीं है कि चेयरमैन साहब ये बोल दे कि भाई 1 रुपया नहीं लेना, तो वो बात भी होने वाली नहीं है। तो जो गाइडलाइंस के बोर्ड्स भी लगने चाहिए, और गाइडलाइंस में एक चीज़ आपको मुकर्रर करना है कि भाई ख़बर खोदने वाले कितने पैसे लेगा
और ख़बरस्तान की जो कमेटी है या मुतवल्ली है वो कितने पैसे लेंगे, ये तमाम चीज़ें जब फिक्स हो जाती है उसके बाद अगर कोई मैनेजिंग कमेटी या मुतवल्ली गलती करता है तो जब वक्फ बोर्ड का डायरेक्शन निकलने के बाद जब गलती होती है तो उसको इमीडिएटली आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में ले सकते हैं आप, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन भी आप ले सकते हैं। तो मैं ये सिर्फ मेरे बोलने का मतलब ये है कि हम सिर्फ अब आप आगे मैं एक स्टेटमेंट दे दिया तो वो काम होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके लिए पेपर वर्क ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ हो, यानी वक्फ का कोई भी मैटर हो, अगर आप कोई चीज़ ज़बानी अगर बोलेंगे, मैं आपको स्टेटमेंट अब ज़बानी दे रहा हूँ मैं, लेकिन कोई चीज़ें ऐसे तो होती हैं जो मेरे पास कंप्लेंट आते हैं, जो ग्रीवियंस आते हैं, और मैं कई चीज़ें तो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, फेसबुक है, उसमें भी कोई चीज़ आती है हिंदुस्तान के किसी भी मुकाम की, तो मैं इमीडिएटली समझो अब उसमें एक्शन में आता हूँ एज ए सेंट्रल वर्क काउंसिल मेंबर, और जहाँ भी मेरे को उसका लेटर लिखना होता है या सेंट्रल वर्क काउंसिल को कोई चीज़ विचारना होता है मैं इमीडिएट करता हूँ, और उसके ऊपर समझो कार्रवाई भी हो जाती है। तो कोई भी चीज़ के लिए यानी हमें चाहिए कि पेपर वर्क, यानी जब तक आप पेन से आप कोई चीज़ लिखेंगे नहीं उस पर अमल कभी भी हो नहीं सकता। सर, चोटोपल के पास मस्जिद अहमद जो है 423 एकड़ प्रॉपर्टी थी वो मस्जिद के तहत, वहाँ पे मिशन बदरियता बोल के स्टार्ट किए और MRO ऑफिस यहाँ बनाने बोले। लास्ट टाइम आखिल साहब करके एक जने आवाज उठा के रुके थे, फिर भी अभी भी प्लॉटिंग हो। वो वक्फ प्रॉपर्टी का जिम्मेदार कौन है जो पूरी प्लॉटिंग हो जा रही है? देखिए, अब वक्फ प्रॉपर्टी का जिम्मेदार कौन है? वक्फ प्रॉपर्टी का जिम्मेदार यानी कोई वक्फ प्रॉपर्टी में अगर कोई प्लॉटिंग होती है या कोई भी चीज़ जो वक्फ गज़िट यानी गज़िट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी में अगर कोई भी चीज़ होती है उसका जिम्मेदार तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड है। आप यानी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का फ़र्ज़ है कि अपनी प्रॉपर्टी सेव करें, और कोई भी अगर प्लॉटिंग करता है यानी वक्फ एक्ट में इतनी गुंजाइश है आपके, अगर आप कोई वक्फ प्रॉपर्टी बिक भी जाती है, सेल डीड भी होती है, तो सेल डीड भी आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। वक्फ एक्ट 1995 के तहत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो स्टेट वक्फ बोर्ड का होता है वो डायरेक्ट रजिस्ट्रार को लिखकर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो इतनी गुंजाइश वक्फ एक्ट में है, लेकिन अगर हम गाफिल बन के प्लॉटिंग होने का मौका देते हैं या प्लॉटिंग होती है, और अगर वो प्लॉटिंग होने के बाद वो उसकी सेल डीड भी होती है तो वो सेल डीड भी कैंसिल होती है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में काम होता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो MRO है, RDO है, कलेक्टर है, वो डायरेक्ट डिसमेंटल होता है और उसका रिकवरी ऑफ पोजेशन होता है। तमाम चीज़ें हैं, वक्फ बोर्ड को मालूम है, हर स्टेट वक्फ बोर्ड को नॉलेज है, वक्फ एक्ट की नॉलेज है। ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा सर? जब वक्फ बोर्ड की नॉलेज में है तो एक्शन क्यों ना? वहाँ पे MRO ऑफिस गवर्नमेंट खुद गवर्नमेंट के वक्फ बोर्ड के लैंड पे गवर्नमेंट का ऑफिस बना रही है। देखिए, अब यहाँ पर एक बात है कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की यानी मैं ये बोलूँगा कि शायद हिंदुस्तान में कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम स्टेट वक्फ बोर्ड से भी मैं वाकिफ़ हूँ, क्योंकि सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर हूँ। तो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की ये पोजीशन है कि स्टेट गवर्नमेंट पूरा रिकॉर्ड सील करके अपने कब्जे में रखा है। वक्फ का जो रिकॉर्ड है तकरीबन 2017 से शायद सील करके वो अपनी कस्टडी में रखा है। वो वक्फ बोर्ड का अगर रिकॉर्ड तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को होना है तो वहाँ पर जाके आजीज़ी मिन्नत करके कलेक्टर को, MRO को बोल के खुलवाते हैं, फिर देखते हैं ये रिकॉर्ड। तो अब आप यहाँ पर देखिए, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की नीयत साफ नहीं है। अभी आप जैसा बता रहे हैं MRO ऑफिस बन रहा है, बन रहा, तो ये जो रिकॉर्ड सील करने का मतलब ही क्या है? ये नीयत साफ नहीं है। यानी यहाँ पर लैंड माफिया की ज़रूरत नहीं है, वक्फ का जो लैंड माफिया है उसकी ज़रूरत नहीं है। वक्फ का लैंड माफिया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट खुद है। ये डॉक्यूमेंट्स अपन RTI एक्ट के तहत रिलीज नहीं करा सकते। देखिए, आप RTI की में आप अगर पूछते हैं तो वहाँ से यानी पहले तो जवाब नहीं आता है,
फिर जवाब आप जब लेने जाएंगे क्या भाई हमारे को रिकॉर्ड, तो भाई गवर्नमेंट रिकॉर्ड सील करिए। जबकि आपको मालूम होना चाहिए वक्फ एक्ट के हिसाब से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वक्फ के प्रॉपर्टीज़ पे वक्फ के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती। उसी तरीके से जैसा हमारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती, ये एक्ट है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो कब मदाखलत कर सकती है, जब काउंसिल के मेंबर्स के खिलाफ या काउंसिल के खिलाफ कुछ मिस अप्रोप्रिएशन, कुछ यानी करप्शन, कोई ऐसे चार्जेस जब लगते हैं तो उसी वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई बोर्ड में कोई धांधली की आपको पास शिकायत आती है या कोई मिसमैनेजमेंट की आपको शिकायत आती है, तो जब स्टेट गवर्नमेंट का दखल होता है। दखल कैसा होता है, खाली अब दखल देना नहीं है, बल्कि जो बोर्ड है, अगर बोर्ड में कोई मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, करप्शन हुआ है या मंशा वक्फ के खिलाफ, पर्पज ऑफ वक्फ के खिलाफ कोई चीज़ें इन लोग करे हुए हैं, तो वो इमीडिएटली बोर्ड डिसॉल्व होना, ये एक्शन होता है। उसका ये एक्शन ये नहीं है कि आप वो वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड जो है वो सील कर देंगे, वो एक्शन नहीं है, बल्कि आप वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड को अपने कस्टडी में लेते हुए बोर्ड को डिसॉल्व करके इमीडिएटली कोई स्पेशल ऑफिसर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी है, आप उसको बिठाएंगे और जितना भी वक्फ का रिकॉर्ड है उसके हवाले करना है आपको। तो 2017 से आज क्या होगा भाई, 21, 3 साल से आप अपने कब्जे में रखे हैं। तो ये तेलंगाना स्टेट की गवर्नमेंट है, ये चीफ मिनिस्टर साहब हैं जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो आप जैसा आप छोटूपल का सुना है, वहाँ कोई लैंड माफिया या कोई जाके प्लॉटिंग नहीं कर रहा है, वहाँ पर डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। तो भाई जब आपको पता चल गया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये वक्फ लैंड है, तो उसके बाद इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ से विड्रॉ होना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है। यानी काफ़ी मीडिया में मैं देखा हूँ, काफ़ी मंजरेआम पे आ चुकी है बातचीत, लेकिन उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट बजिद है कि एमआरओ ऑफिस भी बनेगा, कलेक्टर ऑफिस भी बनेगा, क्या क्या बनेगा, पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो किसकी बाप की जगह है ये, किसकी जागीर है ये, क्या स्टेट गवर्नमेंट की जागीर है? ये प्योरली वक्फ प्रॉपर्टी है। जब प्योरली वक्फ प्रॉपर्टी होती है और स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट यानी किस टाइप की है, यानी यहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रोटेक्शन हो रहा है या वक्फ प्रॉपर्टीज का जो यानी जिस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ वक्फ माफिया की जरूरत ही नहीं है आपके पास, क्योंकि सबसे बड़ा वक्फ माफिया तो स्टेट गवर्नमेंट है जो वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सील कर लेती है। सील करने का मतलब आपको समझ में आएगा, छोटूपल के जो ऑफिस बन रहा है, मेरे को यकीन है कि वो रिकॉर्ड भी वो यानी जो सील करे हैं उसमें मौजूद होगा रिकॉर्ड। तो इस तरीके से हो रहा। अब जब वक्फ बोर्ड कार्रवाई करने को जा रही, तो वक्फ बोर्ड के पास पेपर ही नहीं है। मैं जो समझता हूँ, क्योंकि मैं तो उसके डिटेल में नहीं गया हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो वक्फ का रिकॉर्ड वो रूम में सील्ड है। अब इन्हों अगर कोशिश भी करते हैं तो वो वक्फ का रिकॉर्ड आएगा नहीं, वो कार्रवाई होगी नहीं। अब वो छोड़िए, ये आपके दरगाह हुसैन शाह वली 108 एकड़ जो लैंको हिल्स बना है, 108 एकड़ पे है। तो उस वक्त यानी हाई कोर्ट का क्लियर जजमेंट है उसमें कि ये प्योरली यानी 1600 चिल्ड्रन एकड़ कुछ है, वो प्योरली वक्फ प्रॉपर्टी है। हाई कोर्ट का डिसीजन है। उसके बाद अपील में कौन गए? स्टेट गवर्नमेंट गई। चलो प्रीवियस गवर्नमेंट गई जब आंध्र प्रदेश था, लेकिन आज तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद कंटिन्यू करी हुई है ना। तो आपका इंटेंशन वक्फ के प्रॉपर्टीज में स्टेट गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है वो साफ नहीं है, यानी उन्हें क्लियर नहीं है, क्योंकि उनका मकसद ये है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को हथियाना, वक्फ प्रॉपर्टीज की बर्बादी करना। तो यहाँ पर जो बोर्ड है, चूँकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से समझो यानी बोर्ड बनाया जाता है, तो अब उसी हिसाब से वो बोर्ड भी काम करेगा, क्योंकि बोर्ड के मेंबर्स को हर एक को ये खतरा रहेगा, अरे भाई हम कुछ करेंगे तो हमारा बोर्ड बर्खास्त हो जाता, हम तो बने रहना है। तो ये बात है।
तो आज अगर नेक नियति से, ईमानदारी से अगर कोई काम करना है तो वो कर सकता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से भी टकरा सकता है, वैसा कुछ भी नहीं है। जब बोर्ड बना है, अब चूंकि हम TRS गवर्नमेंट हमारे को बोर्ड बनाई है, हम उनका है, हम उनको खुली छूट दे रहे हैं। अरे भाई 80% प्रॉपर्टी तो हमारे पास से चले गई। 80% ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज आज हमारे कब्जे में नहीं है, इंक्रोचमेंट में है। मैक्सिमम गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के इंक्रोचमेंट में है। फिर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वक्फ माफिया के चुंगल में है। फिर आप तीसरी जानिब देखेंगे तो फिर पलट के आपको तो मालूम है मुकामी जमात, जो मुकामी जमात है, जो TRS और उनका अलायंस है, उनके कब्जे में है। यानी उन लोग बर्बादी करे हुए हैं। कई रिकॉर्ड्स आप यानी देख सकते, यानी कई मुकामात पे जो वक्फ प्रॉपर्टीज पे बैठे। जाइए टोली मस्जिद के शादी खाने देख लीजिए। टोली मस्जिद के जो शादी खाने हैं, विंटेज है, वो है, ये है, टोली मस्जिद के तहत जो है वो किस जो फंक्शन हॉल्स है, ये क्या किराया ले रहे हैं लोग? 3-3, 4-4 लाख रुपए का पैकेज ले रहे हैं। वक्फ बोर्ड को क्या किराया दे रहे हैं वो देखिए आप। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या है, ये इस तरीके से समझो, गवर्नमेंट भी समझो इन्वॉल्व है, और जो नाम निहाद मुसलमानों के कायदीन हैं वो भी इन्वॉल्व है। क्योंकि इन्हें खुदा और रसूल का डर नहीं है, इनको अपनी आखिरत का सोचना नहीं है। क्योंकि दुनिया में उन लोगों को जन्नत और महल दिख रहा, ये जो भी करेंगे उनको दुनिया में जन्नत और महल की ख्वाहिश है, लेकिन वो दोज़ख में जब जाएंगे, जब क्या होगा उनको एहसास नहीं है, इसीलिए सब काम कर रहे हैं। तो वक्फ की इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हनीफ अली का सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर होने के हिसाब से यानी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन हर मुसलमान का अव्वलिन फरीज़ा है। यानी हर साल जो मुतालबा हो रहा है, तो भाई 2 साल पहले जो मुहर्रम की मीटिंग थी, उसमें मैं क्लियर बोला कि भाई आप कोई वक्फ प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करो, उसको बनाने का जो काम होगा वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं मुकम्मल करूँगा। तो यानी हाँ हम अरेंजमेंट कर देंगे। तो मैं उसके खैर मीटिंग में बात होने के बाद मैं कई बार तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को, फिर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, हर एक को मैं यानी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई कोई जगह का अरेंजमेंट कीजिए आप वक्फ प्रॉपर्टी का, ताकि वहाँ पर एक मुसाफिर खाना तामीर होगा। तो जब ज़ायरीन आएंगे, ज़ायरीन के वास्ते काम में आएगा। जब नॉर्मल डेज में आप उसके मेंटेनेंस के लिए 200-300 जो भी है किराया लेके, जैसा कुछ बाहर से लोग आते हैं उनको दे सकते हैं, तो आपका वो मेंटेनेंस भी होगा, सब होगा। तो ये चीज़ यानी इतना यानी फंड यानी अंबार करने की बात होने के बावजूद भी वो आज तक उसके अमल में हुआ। उसी तरीके से यानी कोई इमाम ज़मीन वक्फ, कोई नाले मुबारक वक्फ का जो है, उसके तहत जो बेगमपेट टास्क फोर्स ऑफिस था वो, और आपके ये अपने बशीर ये अपने हैदराबाद पे शाहजहां कॉलेज के सामने बशीर निसा वक्फ, ये 2 प्रॉपर्टीज़ को मैं बोला भाई आज दोनों भी वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में हैं, आप उसको डेवलपमेंट के लिए आपको शुरू करो। उन्होंने बोले अमाउंट जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल से मैं इशू कराता हूँ आपको, आप उसका प्रोजेक्ट बना के तैयारी शुरू करो, क्योंकि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो लोन हम देते हैं उस पर विदाउट इंटरेस्ट। तो मतलब आप शुरू करिए, करने के बाद अगर आप वो करेंगे तो महीने को कम से कम ये 2 मुकामात अगर कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनता है तो आपको 1 करोड़ रुपये कहीं नहीं गए किराया। तो बहरहाल वक्फ बोर्ड की मीटिंग में पास हुआ, हम बनाएंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पैसे। फिर 3-4 मीटिंग के बाद फिर ये हुआ कि नहीं उसको लीज पे दे देंगे। वक्फ बोर्ड की मीटिंग में पास करते हैं कि भाई हम लोग इसको डेवलप करेंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल से पैसे लेके। फिर 2-3 बोर्ड मीटिंग होते हैं, उसके बाद एक बोर्ड मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास होता है कि वो हम लीज पे दे देंगे। चुनांचे लीज पे भी दी गई, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको, चूँकि 2 बार कंट्रडिक्शन आया था, उसको रिजेक्ट कर दिया। फाइल को रीज हुई, सो वो इसका रिजेक्ट कर दिया। तो मैं बताने का मकसद ये है, देखिए आप हमारे तेलंगाना स्टेट में प्राइम प्रॉपर्टीज़ वक्फ की कोई कमी नहीं है। शहर हैदराबाद में
और अतराफ के इलाक़ात में, जैसा ग्रेटर हैदराबाद है। प्राइम प्रॉपर्टी से अभी जैसा कि आपके मौला अली आरटीसी कॉलोनी में मैं एक कंप्लेंट आ रहा हूँ, आपके सूर्या नारायण रेड्डी कुछ ऐसा कुछ नाम है, वो 35 एकड़ मीर महमूद साहब की पहाड़ी है। मीर महमूद साहब की पहाड़ी के तहत 35 एकड़ ज़मीन है, जो आज उसकी वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है 400 करोड़। वहाँ पर काम चल रहा है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जबकि वो सूर्या नारायण जो है 2 केसेस हार चुके हैं, हाईकोर्ट का सिंगल बेंच का भी और डबल बेंच का भी, लेकिन हम आग बन करके बैठे हुए हैं। वहाँ पर पूरा बाज़ाब्ता समझो कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है। मैं उसमें कंप्लेंट दिया, फिर टीम गई भी आई भी, लेकिन फिर काम टीम गई आई, MRO को भी कंप्लेंट गया उसका, आपके पुलिस स्टेशन को भी गया, लेकिन वहाँ पर मेरे को इत्तला मिली, लोकल MLA का इन्वॉल्वमेंट है, TRS का हाथ है। अब TRS का हाथ है, बस वक्फ बोर्ड क्या कर सकती? तो ये चीज़ें हर जगह हो रही हैं। खुशहाल खां की कमान के बाज़ाब्ता पत्थर फोड़ के, यानी मौला अली खुशहाल खां के कमान के बाद पत्थर तोड़ के समझो आप कंस्ट्रक्शन चल रहा। वहाँ पर हम कंप्लेंट देते हैं, वहाँ जाते हैं, फिर आज सुबह में काम चालू। तो ये क्या है, माना वहाँ पर पुलिस को कंप्लेंट दिया जाता है, MRO कंप्लेंट दिया जाता है, चूँकि गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, आप कुछ नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड जाती है, अपनी कार्रवाई करती है, मेहनत करती है, आती है, लेकिन अमल कुछ नहीं है। फिर आज मैं वो किया हूँ उस पर। तो ऐसे कई मकामात हैं। उसी तरीके से कोई है नाले मुबारक के तहत 700 एकड़ गाजुला रामावरम, नालसाबगुड़ा गाजुला रामावरम, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पर 700 एकड़ प्रॉपर्टी 1956 में के गजट में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, बाय द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, 1956 की गजट में 700 एकड़ प्रॉपर्टी बताई गई। और उसके अलावा एक सिंडिकेट बैंक में शेयर्स बताए गए, पोस्ट ऑफिस में कुछ यानी शेयर्स बताए गए। उसके बाद समझो आप ये जो मकान है बेगमपेट का, वो बताया गया उसमें, और 600-700 एकड़ प्रॉपर्टी बताई गई। जब 1956 के बाद 1989 की गजट आती है, तो उसमें सब गोल्ड, कोई चीज़ की एंट्री नहीं है। तो 56 में बाय द ऑर्डर ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश जो चीज़ होती है, यानी 89 में पूरी हर चीज़ गोल्ड हो जाती है। तो अब ये तो यहाँ का माहौल चला हुआ है। तो इसी तरीके से क्या है, मैं उसके लिए भी वो करा हूँ। मैं उसी तरीके से आपके तिरमलगिरी, कोहे इमाम ज़मीन के अलग अलग फेजेस में, उम्मुगढ़ में अलग प्रॉपर्टी, तिरमलगिरी में अलग, तिरमलगिरी वहाँ पर अलग प्रॉपर्टी। तो अगर आप उसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे पूरा प्रॉपर्टीज़ का, तो वो भी 700-800 एकड़ है। कहाँ है वो प्रॉपर्टी? यानी कहीं समझो आप पत्थर फोड़ा जा रहा है इमाम ज़मीन की पहाड़ी का, वक्फ बोर्ड वाले जाते हैं, सीधा समझो आप, अरे भाई जेल में डालना है ना, आपके से परमिशन लेके पत्थर फोड़ रहे, कुछ नहीं कर रहे। शांताराम कंस्ट्रक्शंस उन्हें बाज़ाब्ता प्लॉटिंग कर रहा आपकी जगह पे, आप रोकने को तैयार नहीं। और एक कोई था, उन्हें गेटेड कम्युनिटी बना दिया, आप नहीं रोकते। और मिलिट्री जो है कुछ समझो आप प्रॉपर्टी इनसे हासिल करी, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हासिल कर सकती है, उसका कंपनसेशन है, कहाँ है उसका कंपनसेशन? ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये तमाम चीज़ों की तहक़ीक़ात के लिए बहुत बड़े पैमाने पे तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। और इसमें यानी जो भी बोर्ड मंशा वक्फ के ख़िलाफ़ काम करता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट का हो, यानी मंशा वक्फ के ख़िलाफ़ कोई भी बोर्ड अगर काम करता है, तो वो यानी उन्हें जो है क्रिमिनल, यानी उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन होता है, एक्शन होना चाहिए, चाहे कोई भी स्टेट का हो, चाहे तेलंगाना हो, आंध्रा हो, कोई भी हो। तो इस तरीके से समझो माहौल बना हुआ है, कोशिश बराबर की जा रही है। गुडला बेगमपेट का हशर देख लीजिए आप, बालापुर में कुछ है उसका हशर देखिए। तो ऐसे कई जगहों पे वक्फ प्रॉपर्टीज़ की बर्बादी हो रही है, लेकिन हम आँख मूंद के बैठे हुए हैं। अब ये है, देखिए अब हम तो चूँकि सेंट्रल वक्फ काउंसिल है,
हम उनको बार बार समझो यानी आगाह करते हैं कि ये हमारे पास आया है, इसके ऊपर कार्रवाई करो। तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप जाके कोई चीज़ के ऊपर एक्शन लेते हैं, तो खाली आप काम रुका के आने से कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ पर काम रुकाना नहीं है, बल्कि आप काम रुकने के बाद उनके ऊपर क्रिमिनल केस बुक होना है और आरडीओ, एमआरओ, कलेक्टर के थ्रू वो जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका डिसमेंटल होके वो अपने रिकवरी ऑफ पोजीशन लेना है। तो जब आपका वक्फ बोर्ड का काम मुकम्मल होता है, खाली आप जाके काम रुका के आ गए, काम रुक जाता 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, फिर उसके बाद जो काम होने का होता है। तो इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर पे काम करना पड़ता है। उसी तरीके से अब आप देख लीजिए याकूतपुरे में शौकत मेंशन वक्फ आशूर खाने का 36 एकड़ कुछ घंटे ज़मीन, वो मैं कार्रवाई किया था, हाईकोर्ट में रिट फाइल किया था जब मैं काउंसिल मेंबर के लिए था। फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड का सर्वे भी, और कितने मकान उसमें बने हुए हैं पूरे हाउस नंबर्स के साथ है। सिर्फ 2 सील डीड कैंसिल हुए, वो 2 सील डीड का भी रिकवरी ऑफ पोजीशन आज तक नहीं लिए हुए लोग। कई साल पहले होगा, उन्हें जाके उसको स्टे ऑर्डर ले लिया, क्या ऑर्डर, तो जो हाई कोर्ट का अपना सेंट्रल अपने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का जो काउंसिल है, उन्हें खामोशी इख्तियार कर लिया, उन्हें स्टे ले लिया। तो इसी तरीके से काउंसिल्स भी जो हमारे पास बनाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वक्फ बोर्ड में जिस काउंसिल को आप अपॉइंट कर रहे हैं, वो काउंसिल, उसका एक कैलिबर है ना, उसका एक स्टैंडर्ड है ना, और उसके ऊपर हमको नज़र रखना है। यानी आप काउंसिल बना दिए ऐसा थोड़ी होता है। अब आप कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब काउंसिल बनाता है उसका एक प्रोसीजर है। मिसाल के तौर पे समझो मिनिस्ट्री ऑफ होम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर वहाँ पर कोई नारकोटिक्स ब्यूरो का काउंसिल बना रहे हैं या किसी भी चीज़ का काउंसिल बना रहे हैं, तो एक यानी आपको यानी नोटिफिकेशन जारी होता कि भाई हमारे को 10 यानी काउंसिल की ज़रूरत है, लेकिन काउंसिल की एलिजिबिलिटी ये होना है। एलिजिबिलिटी क्या है, कितने केस लड़े हुए हैं वो, कितने जजमेंट इनके फेवर में आए वो तमाम क्राइटेरिया में फिट होने के बाद काउंसिल सेलेक्ट होता है। यहाँ पर तो आप हनीफ अली बोल दिए, आप एडवोकेट है आपको ले लिए, इनो बोल दिए उनको ले लिए, ये ऐसा काउंसिल नहीं होता है। काउंसिल का एक क्राइटेरिया होता है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है। उसी हिसाब से हम काउंसिल को, जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सिलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के, उसका एक सिस्टम है। ऐसा एक आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेलेक्ट नहीं कर सकते, उसका क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया के तहत आते हैं। तो बोर्ड के भी जो काउंसिल, तमाम स्टेट बोर्ड के जहाँ भी काउंसिल सेलेक्ट करना है, उसमें भी क्राइटेरिया बनाने की जरूरत है। साहब, हम HN न्यूज़ की सारी टीम से आपसे एक अपील करते हैं कि वक्फ बोर्ड के जितने भी प्रॉपर्टीज़ का केस चल रहा, थोड़ा आप उस पर आवाज़ उठाइए, पिटीशंस मारिए, जितना भी रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं आप करिए। देखिए आप, मैं अभी आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरे को कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं फेसबुक पे या ट्विटर पे या आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में कहीं भी कोई चीज़ मेरी नज़र में जैसे इमीडिएटली मैं एक्शन में आता हूँ। सिर्फ हैदराबाद तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के किसी भी मुकाम पे अगर कोई भी चीज़ मेरे को खाली सोशल मीडिया में दिख गई, पहले मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या है, अब ये है, और इमीडिएटली मैं कार्रवाई शुरू करता हूँ। और मैं देखो, मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं ये चाहूँगा कि मेरी जिम्मेदारी मैं ईमानदारी से, मेरे टर्म में पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे अंदाज में पूरी मैं मुकम्मल करता हूँ। तो समझो अब मैं जवाबदेह भी इन्हें खाली आपके सामने जवाबदेह नहीं है, मीडिया के सामने या आवाम के सामने मैं जवाबदेह ऊपर भी हूँ। तो वो हिसाब से मेरे को काम करना है और इसी हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। यानी मैं कभी भी यानी 1 घंटा भी मैं चूक नहीं करता हूँ। मैं 1 घंटा मैं इमीडिएटली एक्शन में आता हूँ। तकरीबन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के, चाहे आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड रहे दो, कर्नाटका रहे दो, यानी आप कहीं भी अगर देखेंगे तो मेरा हर जगह यानी इमीडिएटली मैं एक्शन में आता हूँ। सबको नादरीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।